गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना क्लास 9th का स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। केवल 5 मिनट हम इसकी इंट्रोडक्शन पे लगाएंगे क्योंकि बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। चर हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि चर क्या होते हैं। बताएगा कोई बच्चा मुझे जल्दी से कोई चर का एग्जाम्पल? एक्स, वाई, जेड एट्सेट्रा। मतलब जो भी क्वांटिटी अननोन है, जो संख्या, जो चीज़ हमें पता नहीं है, ठीक है। अब आपको कोई कह दे, ऐसे मुट्ठी में भर के कोई चीज़ ले आए और बोल दे कि मेरे पास ना कुछ टॉफ़ी हैं, गिन आप अंदाज़ा लगाओ, तो वो जो अंदाज़ा आप लगाओगे ना वो चेंज होता रहेगा। कोई कहेगा मुट्ठी में 0 टॉफ़ी है, कोई कहेगा मुट्ठी में 1 टॉफ़ी है, कोई कहेगा 2, कोई कहेगा 5। तो ये जो बार बार बदल रहा है, जो बार बार चल रहा है, ये चर हो जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि ये वेरी कर रहा है, तो ये एक वेरिएबल है। और उसके लिए मैथ्स में एक्स का, वाई का, जेड का, डब्ल्यू का, टी का, इनका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जनरली क्या होता है कि जो ए बी सी वगैरह है ना, इनका प्रयोग संख्या के लिए, कांस्टेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, चर समझ आ गया? 8वीं से पढ़ते आ रहे हो। अब आपका चैप्टर है दो चर। दो का मतलब भाई एक बच्चा है राम और एक बच्चा है श्याम। ठीक है, राम के मान लिया x नंबर है किसी टेस्ट में, श्याम के मान लिया y नंबर है किसी टेस्ट में, और दोनों बच्चों के मैम ने नंबर तो बताए नहीं, और मैम ने ये बोल दिया कि भैया तुम दोनों के मार्क्स का जोड़ 51 है या 50 है। ठीक है, जोड़ का मतलब क्या चिन्ह लगाओगे? जमा। टोटल के लिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको मिला, जिसे इंग्लिश में आप एक्सप्रेशन, हिंदी में व्यंजक बोलते थे, अब ये एक समीकरण बन गया। दो चर समझ आया कि हम एक चर से काम नहीं करेंगे, हम दो का इस्तेमाल करेंगे, एक एक्स का और एक वाई का, एक वाई का और एक जेड का, एक जेड का और एक टी का। कोई भी दो चर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि भाई मैडम ने कही है एक्स और वाई का ही यूज़ करना है। नो, वाई और जेड का भी यूज कर सकते हो, जेड और टी का भी, एस और टी का भी, यू और वी का भी। जनरली क्या होता है कि जो पीछे के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी संख्या जो बार बार बदले वो चर होती है, और जो बार बार ना बदले वो अचर, और इंग्लिश में इसको बोल देते हैं कांस्टेंट। मान लो मैं कह दूं मेरी मुट्ठी में 5 टॉफ़ी हैं, तो वो 5 ही रहेंगी, बदलेंगी नहीं जब तक मैं उनमें से खुद कम ना कर दूं या खुद उनके अंदर कुछ ना जोड़ दूं। समझ में आ रही मेरी बात? चलूं आगे। तो एक तो चर हो गया क्लियर, एक अचर क्लियर हो गया। अब दो चर की बात करें तो 1 से ज़्यादा और 3 से कम, यानी 2 का इस्तेमाल करें। और समीकरण, दो चर हो गया समझ में। समीकरण का मतलब इंग्लिश में होता है इक्वेशन। देखना थोड़ा सा, कई बार ना इंग्लिश से ना बड़ा आसान हो जाता है। इक्वेशन बन रहा है इक्वल से। इक्वल माने क्या होता है? बराबर। तो ये जोड़, ये सम 50 के बराबर है ना भाई? ये जो सम है ये हमारा 50 के बराबर है। इस बराबर के निशान को देखो, इस बराबर का निशान होने की वजह से विनय ये समीकरण बनता है। अगर मान लो बस इतना कह दें कि x के नंबर में y, राम के नंबर में श्याम के नंबर जोड़ो, तो मैं लिखूंगी x जमा y केवल, तो ये क्या बनेगा? व्यंजक। वेरी गुड, एक्सप्रेशन व्यंजक बनेगा। हमने बीजीय व्यंजक पढ़ा था, अपना 8वीं में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? लेकिन अब हमें पता लग गया कि भैया इनका जोड़ तो 50 है, तो x जमा वाई के बराबर में जब 50 आ गया तो ये बन गया समीकरण। रैखिक का क्या मतलब है? जिसकी अधिकतम घात 1 हो, यानी x भी एक ही बार आए, y भी एक ही बार आए, उससे। अच्छा, रैखिक भी क्यों बोलते ये भी बात मैं बता दूं। अभी आपका ना सिलेबस काफ़ी डिलीट कर दिया, नहीं तो इसी चैप्टर में, इसमें 4th चैप्टर में ग्राफ आता था। ग्राफ नहीं आया ना अभी, 2nd में भी नहीं आया था ना हमारा, ग्राफ आता था। आपको ये समीकरण दे दिया करते और इनका ग्राफ खींचा करते। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना तो वो ग्राफ एक सीधी रेखा बनेगी, इसलिए भी इसको क्या बोलते हैं? रैखिक
समीकरण। आ रही है मेरी बात समझ में? मैं एक ग्राफ आपको खींच के भी दिखा दूंगी, इसलिए इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो ये इस तरह का जो भी एक्सप्रेशन होगा वो आपका रैखिक समीकरण कहलाएगा। चलूं आगे। तो अभी हम देखेंगे अपने जनरल फॉर्म रैखिक समीकरण की कि रैखिक समीकरण लिखा कैसे जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि भैया x में y जोड़ा और अपना 40, ब्लू दिख रहा है इस पे, भाई ब्लू से करूं या वाइट ले लूं? वाइट ले लूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, जो मैंने ये लिखा है यहाँ, ये तो हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैंने बताया था राम है, ये मैंने बताया था श्याम है। राम के x मार्क्स हैं, श्याम के y मार्क्स हैं। मैडम ऐसे बोली कि भैया राम के डबल कर दो नंबर। अन्नू बहुत ध्यान से समझना है, दोबारा हो रहा है ये चैप्टर आपका। राम के डबल कर दो। डबल का मतलब होता है हिंदी में 2 गुणा। 2 गुणा का मतलब विनय क्या करें? x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2 गुणा x, और ये बन जाएगा 2x। और मैम ने ऐसे बोला कि शाम के नंबरों को कर दो तिगुणा, तो क्या करेंगे? 3 से गुणा 3y हो जाएगा। और अब मैडम बोली कि ये जो सम है ना, ये 75 आ रहा है। मैम को नंबर पता है, आपको नंबर नहीं पता, तो मैम ऐसे आपको एक आइडिया दे रही है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 75। हम क्या करेंगे? इस 75 को 75 को लेफ्ट में ले आएंगे तो क्या होगा? -75 बराबर में क्या बचेगा? 0। तो ये है असली अपना समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें 2 देखो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जब 2 चर हैं तो x भी होना चाहिए और y भी और कांस्टेंट भी, ठीक है। लेकिन कई बार होता नहीं है, कई बार होता नहीं है, तो हम उसको बदल सकते हैं 2 चर वाले में, वो भी अभी मैं सिखाऊंगी। पहले तो इसको समझो, आ गया समझ में? एक एग्जाम्पल ये दिया, एक ये दिया। तो अभी आपका जो जनरल फॉर्म होती है 2 चर वाले रैखिक समीकरण की, वो होती है ax जमा by जमा c बराबर है 0। एक चर वाले समीकरण तो हम अपने पिछली क्लास में कर आए हैं, तो उसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी 2 चर वाला समीकरण होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो एक स्टैंडर्ड होता है। आप ये जो वेट वगैरह करते हैं हम, मानक माप पढ़ा हो साइंस में आपने, तो वजन के लिए क्या लेते हैं? कभी कौन सा सिस्टम होता है? CGS होता है एक तो आपका सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एक आपका होता है के साथ किलोग्राम, वो मुझे याद नहीं आ रहा, MKS मीटर किलोग्राम और सेकंड, ये सिस्टम होते हैं। ये स्टैंडर्ड माप होता है। अब आप बाजार में आलू लेने जाओगे तो 1 किलो का जो बाट होगा वो सबका एक जैसा होगा। एक जैसा का मतलब स्टैंडर्ड। आपकी जो यूनिफॉर्म लगी हुई है वो स्टैंडर्ड, मतलब सब पे जो लागू होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है, मानक रूप हो जाता है। तो ये इस समीकरण का मानक रूप है। मानक रूप का मतलब क्या है कि तुम्हें जब भी पेपर वाला 2 चर वाले समीकरण की बात पूछे तो तुम्हें x भी होना चाहिए वहाँ पे, तुम्हारे लिए वहाँ पे y भी होना चाहिए, और तुम्हारे लिए एक कांस्टेंट या स्थिरांक भी होना चाहिए। इसको कांस्टेंट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं स्थिरांक। स्थिर जमा अंक, वो अंक जो स्थिर है, हिलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मैं इस ऊपर वाले और नीचे वाले की कंपैरिजन करूं, इस वाले की और इस वाले की, तो क्या कोई बच्चा मुझे ABC की वैल्यूज बता सकता है इन दोनों की तुलना करके? बताओ जल्दी से, चलो बता दो, वैसे बता दो। ए तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ए हमारा, ये देखो भाई, जो x का आगे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं x का गुणांक। अभी तुम खुद बताओगे x को किससे गुणा किया था? यहाँ 2 से, तभी हमारा क्या आया था? 2x आया था। यानी जो 2 है वो x की गुणा का अंक है। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? हैं? गलत तो नहीं बोल रही हूँ मैं? भाई जो 2 है वो x की गुणा का अंक है। गुणा का अंक यानी कि गुणांक, x का गुणांक, वो नंबर जो x से गुणा हो रहा है।
तो जो नंबर x से गुणा होता है उसे हम a बोलते हैं। तो इस इक्वेशन में यहाँ इस इक्वेशन में a की वैल्यू 2 है, इस इक्वेशन में b की वैल्यू 3 है और यहाँ c की वैल्यू -75, c प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये c की वैल्यू आ जाती है। जो हमारा a है इसे हम बोलते हैं x का गुणांक, जो b है उसे हम बोलते हैं y का गुणांक और जो c है उसे हम बोलते हैं स्थिरांक। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? पक्का? तो इस पेज को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सारा यही बता रखा था इसने, जो मैंने बताया है ना कि 2 बल्लेबाज हैं, एक ने x रन बनाए, एक ने y, तो दोनों के 176 नंबर बन गए। मैंने आपके नंबर 50 बना दिए थे। कोई भी एग्जाम्पल उठा लो। हाँ, ये चीज़ अब आपने यहाँ ध्यान देना है कि ये 2 चर वाले कुछ समीकरण यहाँ दे रहा है जो हमने डिस्कस नहीं किए थे शायद पहले। ये मैं अब आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। इसने लिख दिया 1.2s जमा 3t बराबर है 5। पहले तो मुझे ये बताओ कि x और y की जगह क्या आ रहा है यहाँ? s और t। मैंने पहले बोल दिया था जो आखिरी के अल्फ़ाबेट से सारे वो x y z सब चर की जगह यूज होते हैं। हो गया। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में साइड में फिर लिख देती हूँ। ये भाषा समझ आ रही है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैं बोल रही हूँ, कुछ नई नई चीज़ें आएंगी भाई बड़ी क्लास में, तो याद रखना है। इस समीकरण को, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 को, हाँ उलझना नहीं है, 5 को लेफ्ट में लाना है। ये तो यूं का यूं 1.2s जमा 3t माइनस 5 बराबर है 0। अब इन दोनों को कंपेयर करके ए बी सी विनय बताओ भाई जल्दी से। ए बताओ, बी बताओ और सी बताओ। इक्वेशन दिखते ही सबके माइंड में आ जाना चाहिए ताकि मैं तुरंत पूछ सकूं। 1.2 है, 1.2 है, बी 3 है, -5 है। वेरी गुड। अगली टर्न गौरव की आएगी जो मैं अगला सवाल करवाऊंगी यहाँ। अब अगले पे आ जाओ। देखो ये क्या लिख रहा है। P, ये नहीं किए थे ना हमने ये वाले, P + 4Q = 7। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो। खड़े हो जाओ गौरव। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का मतलब है कि राइट हैंड साइड में सीधे हाथ की तरफ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर अनु सीधे हाथ की तरफ कोई संख्या है तो उसको उठा के लेफ्ट में ले आओ और बराबरे में क्या रख दो? 0। बोलो बेटा। नहीं, ये नहीं, पहले इसको इस फॉर्म में बदलना है भाई। ये जो है इसके बराबरे में 7 आ रहा है ना, 7 का क्या करेंगे? सीधी इस साइड ले आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? P + 4Q - 7 = 0। बताओ अब A बताओ, B बताओ और C बताओ। A, यही तो गड़बड़ है ना यहाँ। P नहीं है, P नहीं है A। हाँ जी, नहीं, A 0 कैसे हो जाएगा? 1। ये जो है ना, इधर ध्यान दे, एक बार ध्यान दो, दोनों ध्यान दो। ये P है, इसकी जगह X भी हो सकता था, U भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। P के आगे क्या लिख रहा है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब 0 थोड़ी होएगा यहाँ। सुनना मेरी बात ध्यान से। 0 × P कितना आएगा भैया? 0। और 1 × P कितना आएगा भाई? P या 1P। P लिख लो चाहे 1P लिख लो, दोनों एक ही बात है। तो जब भी किसी चर के आगे कोई भी अंक आपको दिखलाई नहीं दे रहा विनय कुमार, तो वहाँ वो अंक कितना है? 1 है। तो A की वैल्यू 1 आएगी। B का मतलब है कि Q के आगे कौन सी संख्या है? विनय बताया, ये गौरव बताएगा। प्लस का 4, तुम बैठ जाओ सीधी। C के आगे -7। हुआ कंसेप्ट क्लियर? बैठ जाओ। आगे चलते हैं। लास्ट तो नहीं है ये, देखो जरा, ये इनकी सबकी प्रैक्टिस जरूरी है। πu जमा 5v बराबर है 9। अब x ने, देखो इसमें x y की जगह st था, इसमें pq था, इसमें uv है। 9 को क्या करेंगे? लेफ्ट में ले आएंगे। πu जमा 5v घटा 9 बराबर है 0। और a अनु बताएगी, b और c। a का मतलब u के आगे क्या लिख रहा है?
ये क्या है, ये क्या है ये आशीष? 22/पाई, इसको क्या बोलते हैं? पाई, ये तो पाई लिखेंगे। क्या है ये? पाई। ए की वैल्यू कितनी है? पाई। और बी यानी वी के आगे क्या है? +5, 5 जमा का है। और सी का मतलब ये क्या है? -9। ठीक है, इतने क्वेश्चंस करने के बाद भाई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये लास्ट है, बैठ जाएंगे √3। अब देखो ये कांस्टेंट इन्होंने इधर दे दिया तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। √2x माइनस का 7y, इस √3 को उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इधर रह जाएगा 0 = √2x माइनस 7y और -√3 बराबर है 0। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। देखो एक छोटी सी बात है, अगर a b के बराबर है तो b भी तो a के बराबर है। कोई गड़बड़ है लिखने में? ठीक लिख रही हूँ। तो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ भैया। अगर हमें इस तरीके से समझ नहीं आ रहा भैया, a बराबर b है तो b बराबर a कर लो, √2x माइनस 7y और -√3 बराबर है 0। a √2 हो जाएगा, b -7 हो जाएगा और c -√3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ूं? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जल्दी से अब इनको कवर कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताओ। ये मेन आपने अपनी किताब में वो रखा करो, मार्कर, हाइलाइटर रखा करो और हाईलाइट कर लिया करो। भाई ये है कि समीकरण जिसे ax जमा by जमा c बराबर है 0 के रूप में लिखा जा सके, वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। और a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए। भाई a 0 है तो b 0 नहीं होना चाहिए। अगर b की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू 0, मतलब x और y में से एक तो जिंदा रहना चाहिए। समझ में आ रही बात? भाई y गायब हो गया तो x रहना चाहिए, x गायब हो गया तो y। अगर दोनों ही नहीं तो समीकरण किस नाम का? फिर तो संख्या ही रह गई, संख्या ही रहेगी ना। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल्स विजिबल हैं, ये दिख रहे हैं आपको, इस पे करा देंगे। पहला उदाहरण है, नीचे दिए गए समीकरणों को ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में लिखो और प्रत्येक में a b c का मान बताओ। देखिए जल्दी से, पहले वाला 2x, अब मैं प्रॉपर तरीके से नहीं करूंगी, थोड़ा शॉर्टकट ले लेंगे हम, पूरा एक्सरसाइज करनी है आज हमने। 4.37 क्या करेंगे? इसको लेफ्ट में ले आएंगे, लेफ्ट में ले आएंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस और इधर क्या हो जाएगा? 0। a कितना हो जाएगा? बोलते जाओ। b और c, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल आसान था। अगला भी आसान है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है। x - 4 बराबर है √3y। जनरली क्या होता था कि ये संख्या उस तरफ होती थी, लेकिन विनय अब y उस तरफ है, कोई नहीं, y को भी इधर ले आओ, x के पीछे ले आओ, हमें आसानी हो जाएगी क्योंकि y x के पीछे पीछे चलता है। ठीक है, x √3y जमा का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, -4 बराबर है 0। इसका कंपैरिजन जब इससे करोगे, जल्दी से बताओ a b c मुझे। a 1 है क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है, b c -4। गॉट इट? चलें आगे, तीसरे पार्ट पे आ जाओ। तीसरा देखो, अभी मैंने एक एग्जांपल कराया था, बिल्कुल उसी की तरह है। 4 = 5x - 3y। 4 को राइट में ले जाओ तो ये 0 है भाई। 0 = 5x - 3y - 4। यहीं कर दोगे कंपैरिजन। a कितना है, b कितना है और c कितना है? a 5 है, बोलते जाओ फटाफट। b c, वेरी गुड। और लास्ट पार्ट को ध्यान से अब हम देखेंगे, इसमें कुछ गड़बड़ है थोड़ी सी। क्या गड़बड़ है? 2x = y, सब कुछ लेफ्ट में लाना है। 2x - y = 0, कांस्टेंट नहीं है इसमें, तीसरी टर्म तो है ही नहीं। अब क्या करें? तीसरी टर्म को 0 कर दो, जो नहीं है वो 0 है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, पहले लिखना तीसरी टर्म इसके अंदर दिखाना।
2x माइनस वाई जमा 0 बराबर है 0 ऐसे लिख दूं तो कोई गड़बड़ है? नहीं है। x की टर्म आ गई, y की टर्म आ गई, कांस्टेंट टर्म आ गई, a कितना हो गया 2, b बोलो, c बोलो, b -1 और c 0। आसान सा था। सेकंड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, निम्नलिखित में से, यहाँ ध्यान देना, प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रत्येक को, ये दो चर में है ही नहीं और ये भी नहीं है, कोई सा नहीं है दो चर में। तो अभी क्या बताया, क्या करोगे? नहीं है तो 0 इंसर्ट कर देंगे बीच में। दूसरे का पहला भाग है x बराबर है -5। ध्यान से समझना, एक तो y की रकम नहीं है, तो मैं अगर 0y लिख दूं तो क्या मैं गलत हूं? भाई 0 को y से गुणा करोगे 0 बन जाएगा और 0 को किसी में जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भैया आ गया। अब 5 को लेफ्ट में ले आओ तो x जमा 0 y जमा 5 बराबर है 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसमें मुझे ABC बता दो फटाफट। A 1, वेरी गुड। B y के आगे 0, C जमा का 5। दूसरे पार्ट पे आ जाओ तो इसमें x नहीं है, यहीं कर दूं 0x जमा y। अब 2 को इधर ले आओ, 0x जमा y घटा 2 बराबर है 0। अब a बताओ, b बताओ और c बताओ। a 0, b 1, c -। कभी भी ए बी सी में कोई x का y का प्रयोग नहीं हो रहा, केवल उनके गुणांक बताए जा रहे हैं। तीसरा भाग है 2x बराबर है 3। अब इसमें y नहीं है तो 2x जमा 0y और 3 को भी लेफ्ट में ले आएंगे, बराबर है 0। a 2, b 0 और c -3। और ये लास्ट पार्ट है 5y बराबर है 2, 0x जमा 5y, 2 को लेफ्ट में ले आओ, बराबर ये a, ये b और ये c। कोई दिक्कत नहीं, हो गया। आगे देखें तो कुछ भी नहीं है, छोटी सी एक्सरसाइज है। क्या ये विजिबल है सबको या और बड़ा करूं? देखो अब जरा एक बार हो जाएगी ना, ये हमारे पास अभी 5-7 मिनट है, हो जाएगी। देखिए जरा जल्दी से प्रश्नावली। अरे 4.1 पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। कलम माने, कलम क्या होती है? पेन। जितने में पेन आ रहा है कॉपी उससे दुगने में आ रही है। इस बात को देखो कैसे लिखोगे, नोटबुक की कीमत दुगनी है किससे? पेन से। ठीक लिख रही हूं मैं। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। इसने हिंट भी खुद ही दे दिया, मैं भी हिंट ही दे रही हूं। तुम ऐसे ही लिखोगे, माना नोटबुक की कीमत बराबर है x, माना कलम की कीमत बराबर है y, और ये जो मैंने लिखा है ना ये बना देना, बिल्कुल गलत नहीं होगा। हिंदी में लिखो तो नोटबुक बराबर है 2 गुणा कलम। अब नोटबुक की कीमत कितनी दे रहा है तो यहाँ x रख दो, कलम की कीमत कितनी दे रहा है यहाँ 2y कर दो। अब समीकरण कैसे बनेगा? x घटा 2y को इधर ले आओ, x घटा 2y बराबर है 0, और पूरा लिखना चाहो तो x घटा 2y जमा 0 बराबर है 0। क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं, दूसरे पे आ जाओ, पूरा कर देंगे इसको भी फटाफट से। निम्नलिखित समीकरणों को ax जमा by जमा c बराबर है 0 के रूप में व्यक्त करो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये पक्का a b c का मान बताओ। तो फटाफट चलेंगे अब, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने करा दिए हैं। ये देखो, ये है 2x जमा 3y बराबर है 9.35 बार। तो इसको मैं लेफ्ट में ले आऊंगी और 9.35 बार बराबर है 0। a कितना हो गया 2, b कितना हो गया 3 और c कितना हो गया -9.35 बार। दूसरा तो बना ही पड़ा है, दूसरा तो समीकरण बना ही पड़ा है, हमें कुछ करना ही नहीं था। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है कई बच्चों को सॉरी, यहाँ दिक्कत आ सकती है। x के आगे क्या है
1, y के आगे क्या है 1/5। ये जो y/5 है विनय ध्यान देना है, इसका मतलब है 1/5 गुणा y, ऊपर वाला ऊपर से गुणा होके y बन जाता है, 5 नीचे, क्योंकि माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि x घटा 1/5y घटा 10 बराबर है 0। तो इसमें a कितना है जल्दी बोलो 1, b कितना है ये पूरा -1/5 और c कितना है -10। आपकी तो ये दोबारा हो रही है एक्सरसाइज, तो आपको तो बिल्कुल कंठस्थ हो जानी चाहिए। तीसरे पे आ जाओ, -2x जमा 3y बराबर है 6, तो -2x जमा 3y घटा 6 बराबर है 0, a -2 b 3 c -6। ठीक है, चौथे पे आ जाओ, x बराबर है 3y है, 3y को लेफ्ट में ले आओ बराबर है 0, स्थिरांक नहीं है उसकी जगह 0 डाल दो, a 1 हो गया, b -3 हो गया और c 0 हो गया। हो गए चारों? जल्दी तो नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत आसान एक्सरसाइज है ना, और हम तो दोबारा कर रहे हैं इसको। तो ये है 2x बराबर है घटा का 5y, घटा का 5y यहाँ ले आओ जमा का हो गया, कांस्टेंट टर्म है नहीं उसके नाम का 0 लगा दो, a 2 b 5 c 0। ठीक है, इसमें है 3x जमा 2, y की रकम नहीं है दिख रहा है, तो 3x बुक सामने रख लेना, 3x जमा 0 y जमा 2 बराबर है 0, a 3 b 0 c 2। इस पे आ जाओ, y -2 बराबर है 0, तो ये बन गया 0x जमा y घटा 2 बराबर है 0, a 0 b 1 c -2। और ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, 5 बराबर है 2x। बिल्कुल परेशान नहीं होना भैया, 2x उधर चला गया कोई बात नहीं, 5 को भी उधर ले जाओ, ना तो आपका मन करे तो -2x को इधर ले आओ, गलत नहीं होगा। मैं 5 को उधर ले जा रही हूँ, तो ये बन गया 2x घटा 5, और इसको मैं लिख दूँ 2x। आपकी बुक में हो सकता है कि -2 दे रखा हो, पर हम कॉमन ले सकते हैं माइनस फिर उसमें से। अब y की रकम है नहीं, तो 2x जमा 0y घटा 5 बराबर है 0, a 2 b 0 c -5। तो ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज 4.1। कोई भी डाउट हो मुझे बता देना, अगले लेक्चर में हम 4.2 को कवर करेंगे जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, थैंक यू।